दोस्तों नमस्कार। भारत की सेना किसी कॉरपोरेट घराने की तरह नहीं है। भारत की सेना किसी उस उद्योग की तरह भी नहीं है जो अपने माल को बेचने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए नए तरीके से मुहावरों को गढ़ता है। भारत की सेना तो शौर्य का प्रतीक है। उसके भीतर का जोश, उसके भीतर का जुनून, शायद इस देश के भीतर आराम से लोग सो पाएं, चैन की नींद सो पाएं, वह सीमा पर तैनात है। यही भाव भारत की सेना को लेकर रहता है और शायद इसीलिए इससे पहले कभी भी सेना ने यह प्रयास नहीं किया कि वह अपने सैनिकों की भर्ती को लेकर जनता के सामने आए और बताना शुरू करे कि हमारे पास ये खासियतें हैं, हम जिन्हें भर्ती करेंगे उन्हें इस रूप में फायदा पहुंचाएंगे, उन्हें इतनी पूंजी मिलेगी और अगर वो शहीद हो गए तो 1 करोड़ से ज्यादा की रकम भी मिल जाएगी। जी, लेकिन 3 दिनों तक लगातार इस देश में जो सरकार मशक्कत कर रही है और उसमें भी 2 दिनों तक लगातार देश के रक्षा मंत्री सेना के तीनों अंगों के चीफ के साथ बैठकर जो भी मशविरा कर रहे हैं, जो भी संवाद कर रहे हैं, आज उसका एक बड़ा हिस्सा जब सामने आया तो लगा यही कि दरअसल अग्निपथ को कैसे इस देश के भीतर बेचा जाए। बेचने का मतलब यह है कि लोगों की मानसिकता अग्निपथ के अनुकूल कर दी जाए और उस अग्निपथ में यानी 4 बरस की नौकरी को लेकर जो सुविधाओं का पिटारा है उसे कुछ इस तरीके से परोस दिया जाए जिससे लगे यह कि जो भी इसमें शामिल होगा उसके बाद उसकी जिंदगी में शायद कोई दुख नहीं बचेगा। यह परिस्थिति क्या वाकई सेना के साथ आ गई है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए हैं, उन्होंने की तो उन्होंने जो एक खासियत बताने की शुरुआत की वो हैरत अंगेज है। दरअसल जो मैनेजमेंट के छात्र होंगे उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि एक वाटरमेलन थ्योरी होती है जिसमें सेल्स की स्कीम बताई जाती है, यानी वह प्रोडक्ट अंदर से क्या होता है और बाहर से क्या होता है ये वाटरमेलन देखकर, यानी तरबूज को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं। ऊपर से हरा दिखाई देता है, उसको काटा जाता है तो भीतर से लाल होता है। क्या वाकई अग्निपथ को लेकर इस देश के भीतर के युवाओं के आक्रोश को थामने के लिए अब सेल्स की टीम लगा दी गई है या फिर सेना को भी सेल्स के किसी अधिकारी की तर्ज पर अपनी बातों को रखने आना पड़ रहा है? 4 बरस की नौकरी है, उसमें कितने लाख रुपए सरकार के खर्च होंगे और जब नौकरी छूटेगी तो उसके बाद जो उस सैनिक ने अपने पैसे से जमा किया होगा उस बराबर पैसा सरकार देगी, यानी कुल मिला के 5,02,000 सैनिक अपने वेतन से जमा करेगा, 5,02,000 सरकार देगी, उस पे जो इंटरेस्ट होगा कुल मिला के 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। युद्ध करते हुए शहीद हो गया तो 1 करोड़ का बीमा भी आपके साथ चल रहा है। लेकिन भारत में सवाल जिंदगी जीने का है, मौत के बाद बीमा पाने का नहीं है। भारत के भीतर सवाल उस रोजगार को पाने का है जिसके लिए जन्म के साथ इस देश का हर युवक मशक्कत करना शुरू करता है कि आने वाले वक्त में उसे नौकरी मिल जाए। और अजीबोगरीब पूरी सेल्स की टीम है इस देश के भीतर के ऐसे अंतर्विरोध, वह भी सेना को लेकर इससे पहले कभी नहीं आए थे। एक तरफ सेना कह रहे हैं कि हम आपको टेक्निकली वेल इक्विप्ड करेंगे, आप शानदार सैनिक के तौर पर होंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी के महासचिव हों या मोदी सरकार के मंत्री हों, वह कहते हैं जब आपके 4 बरस के बाद नौकरी छूट जाएगी तो अगर आप बीजेपी हेडक्वार्टर में किसी सिक्योरिटी गार्ड को जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी सिफारिश करेंगे, यानी आपका नाम पहले रखेंगे। और दूसरा शख्स कहता है जो कैबिनेट मिनिस्टर है इस देश में मोदी सरकार के भीतर, वह कहने से नहीं चूकते हैं कि आप ड्राइवरी कर लेंगे, उसके बाद आप स्किल्ड, आपके पास ऐसा आ जाएगा जो ये बताने के लिए काफी है कि आपको उसके बाद हर वो काम कर सकते हैं जो किसी की भी जरूरत को लेकर पूरा करता हो, और उसकी एवज में इस देश में जो वेतन मिलता है वो 5 से 7 हजार से ज्यादा मिलता नहीं है। सुन लीजिए क्या कहा गया। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। వాళ్ళందరికీ స్కిల్లింగ్ నేర్పుతాము,
వాళ్ళందరూ కూడా స్కిల్లింగ్ నేర్పి స్కిల్ ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అంత పని చేయొచ్చు. ఇంట్లో కూడా నేర్పుతాం. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కూడా నేర్పడం తప్పు కాదు కదా, వేరే ఉండొచ్చు, మాత్రం ఇలా నేర్పకూడదు రూల్ ఏమైనా ఉందా? దీంట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయండి. ఇందులో మిలిటరీలో కూడా డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, లేకపోతే మరి మన హెయిర్ కటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఈ రకంగా వేల పోస్టులు ఉంటాయి. అందులో కొంతమంది అందులో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. जी, ये जी कृष्ण रेड्डी हैं जो कह रहे हैं कि जब आप 4 बरस के बाद निकलेंगे आप इलेक्ट्रीशियन भी बन सकते हैं, आप ड्राइवरी की नौकरी भी कर सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो कहते चले गए। और उससे पहले विजय वर्गीय जिस बात का जिक्र कर रहे थे वह तो बीजेपी हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी की नौकरी दे रहे थे। लेकिन सेना तो सेल्स के तर्ज पर निकली है, उसे पता है कि इस अग्निपथ को बेचने का राइट उसको दे दिया गया है, और कहा गया है कि हर हाल में अब सेना को तय करना है कि प्रधानमंत्री ने अगर यह सोच लिया है, और इस सोच को भी कहीं ना कहीं इस रूप में पुष्टि कीजिए कि यह एक झटके में नहीं हुआ है। 2 साल से इसकी तैयारी चल रही है, और भारत के भीतर 1989 से यह सोच पैदा की गई थी कि भारत में सैनिक युवा कैसे हो जाए। और जो आंकड़े परोसे गए वह भी कमाल के हैं। इस बात का जिक्र किया गया कि 2030 में इस देश में 25 बरस तक की उम्र के जो लोग हैं वो 50% होंगे। तो फिर हमारी सेना जो अभी एवरेज 32 से 34 बरस का जीवन जीती है उसको कम क्यों ना किया जाए, और उसे 26 बरस तक क्यों ना लाया जाए। और जो सुविधाओं की पोटली है उसे भी बिल्कुल किसी सेल्स मैनेजर की तर्ज पर परोसने की कोशिश सेना के अधिकारी कर रहे हैं। वही सेना जिसको लेकर हम गौरवान्वित होते हैं। कोई भी सैनिक जब सामने से गुजरता है तो कहीं ना कहीं शीश झुक सा जाता है, क्योंकि हम चैन की नींद तभी सोते हैं जब वो सीमा पर मुस्तैद होता है। उसकी भी 4 बरस की नौकरी को लेकर क्या क्या कसीदे इस दौर में गढ़े गए और बताए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी हालत में अग्निपथ को बेच देना है और इसको लोग खरीद लें, और युवा जो आक्रोश में है उनका आक्रोश थम जाए। जरा सुनिए इसे। 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, सिक लीव अलग से मिलेगी। जो भी इंक्रीमेंट होगा वह इंक्रीमेंट हर बरस मिलेगा, जो किसी नौकरी में मिलता नहीं है। और इंक्रीमेंट का तरीका जो है उसमें पहले बरस में 30,000, दूसरे बरस में 33,000, तीसरे बरस में 36,500 और चौथे बरस में 40,000। जो वेतन हाथ में आएगा वह भी बढ़ रहा होगा। 21,000 पहले साल में मिलेगा, उसके बाद 23,100 रुपये दूसरे साल में, 25,500 रुपये तीसरे साल में, 28,000 चौथे साल में, और इनमें से जो आप कटाते चले जा रहे हैं, जो फंड बन रहा है उतना ही फंड सरकार डाल देगी। तो यह तो स्थिति है। दूसरी बात, इसमें आपको तमाम तरह के अलाउंसेस भी मिलेंगे। हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा, रिस्क अलाउंस भी मिलेगा, ट्रैवल भी मिलेगा, ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा। देखिए सेल्स के तौर तरीके, कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी, मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी। असम राइफल्स हो या सीएपीएफ हो, इसमें नौकरी में वरीयता भी मिलेगी। कुछ और जगहों पर वरीयता दी जाएगी, जो पीएसयूज डिफेंस से जुड़े हुए हैं वहां पर भी आपको वरीयता दी जाएगी। और इतना ही नहीं, शहादत पर परिवार को जो बीमा के साथ 1 करोड़ की राशि अलग से दी जाएगी। ये तमाम गाइडलाइंस एक के बाद एक जारी किए गए। अगला सवाल किसी के जहन में ये नहीं आया कि दरअसल जो सैनिक काम कर रहा है उसके साथ जो जो सुविधाएं जुड़ी हुई है उन सुविधाओं से वंचित क्यों किया जा रहा है। यानी आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, 11 महीने की नहीं होगी, जो एक सामान्य सैनिक की होती है। उन्हें 19 साल का वक्त दिया जाता है नौकरी के लिए, यहाँ 4 साल का वक्त दिया जा रहा है। उनकी पेंशन लाइफ लॉन्ग रहती है, यहाँ पर कोई पेंशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर बच्चों के लिए किसी मिलिट्री स्कूल में या आर्मी स्कूल में कोई कोटा नहीं होगा, जो होता है सामान्य तौर पर, लेकिन यहाँ नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो मेडिकल की सुविधाएं लाइफ लॉन्ग मिलती हैं वह भी सिर्फ नौकरी तक ही मिलेगी। और आखिरी बात, जब आप शहीद होते हैं तो उसमें 25 से 45 लाख रुपए ही मिलते हैं उस सैनिक को, जो इससे पहले आता था आपको तो हम 44 लाख दे देंगे। मसला इतना भर भी नहीं है। मसला है सेल्स की टीम, जो सेना के अधिकारी समझा रहे थे और बता रहे थे कि किसी भी हालत में छात्र इससे जुड़ जाएं। यानी सेना को भी किसी कॉरपोरेट या किसी उद्योग के भीतर शामिल होते मजदूरों की तरह जो लुभाने का प्रयास है, उसमें बताया जा रहा है कि अब युद्ध जो है टेक्निकली लड़े जाते हैं।
और टैंकों से नहीं लड़े जाते हैं, ड्रोन से लड़े जाते हैं। और टेक्नोलॉजी जो इस दौर की नई पीढ़ी है वो बाखूबी जानती है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल रहता है, वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। और कल्पना कीजिए उसके बाद सेल्स के मैनेजर ये कहने लगे कि दरअसल जो गांव से लोग आते हैं उनके पास क्या होता है, खेत होता है या मोबाइल होता है, और मोबाइल टेक्नोलॉजी की जानकारी दे देता है। तो हम नए तरीके से नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से क्रिएट करेंगे। दरअसल देश के रक्षा मंत्री के घर पर 2 दिनों तक जो बैठक चली, और वो बैठक अच्छे खासे लंबे वक्त तक चली, उसमें चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की मौजूदगी, आर्मी चीफ BS राजू की मौजूदगी। और जो जानकारी निकल कर आई, इस बैठक के भीतर एक ही मंशा साफ थी कि किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर जो छात्रों का आक्रोश है देश भर में उभर रहा है, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियां फूंकी जा चुकी हैं, 50 बोगियां फूंकी जा चुकी है, 350 से ज़्यादा रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा है। ये जानते समझते हुए कि अगर ये आंदोलन लंबा खिंच गया तो इस देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, और इकोनॉमी की हालत क्या है ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमोवेश हर जगहों पर चीज़ें ध्वस्त होती चली जा रही है। लेकिन सेना के तीनों विंगों के चीफ और रक्षा मंत्रालय के ऊपर अब ये बोझ है कि वो हर हाल में संतुष्ट करे उन छात्रों को जो आंदोलनरत हैं, और संतुष्ट करने के लिए ही 2 दिनों की बैठक हो रही है। उस 2 दिनों की बैठक के बाद जो भी निकल कर आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या ये नहीं होता है? होता है। लेकिन भारत सेना के मद्देनजर और देश की सेवा के लिए इसलिए अनूठा हो चला है क्योंकि दुनिया के तमाम देशों में हर नागरिक के लिए जरूरी होता है कि वह देश सेवा के लिए सेना के साथ कम से कम 6 महीने, मैक्सिमम अलग अलग देशों में 3-4 साल तक जुड़े। भारत के भीतर तो देश सेवा के लिए भी परीक्षा होगी, और देश सेवा करने के लिए तकरीबन हमारी जानकारी और हमारी टीम ने जो जानकारी निकाली, उसमें जो पहली 46,000 सैनिकों की भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन आने वाले हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा होंगे। यानी इस देश के 2 करोड़ लोग इस देश की सेवा करने के लिए सैनिक बनने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं, हम उनके लिए नहीं दे सकते। इसलिए सरकार का यह तर्क बेहद कमज़ोर है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा होता है। हमें लगता है कि कुछ जानकारी आपको खुले तौर पर दें। जैसे तुर्की में 20 बरस तक के उम्र के जो होते हैं उनको 6 से 15 महीने के बीच सेवा करनी पड़ती है, कोई परीक्षा नहीं होती है, सबके लिए अनिवार्य है। दुनिया के तमाम देशों में अनिवार्य है। ग्रीस में 19 साल का युवक होगा, 9 महीने उसको सेना में सेवा देनी है। ईरान में 18 साल का युवक होगा, 2 साल तक उसको सेना में सेवा देनी है देश के लिए। क्यूबा में 17 से 28 साल के बीच आपको चूज करना होगा, 2 साल आप अनिवार्य सेवा कब दे सकते हैं। स्वीडन में अनिवार्य सेवा 8,000 पुरुष और महिलाओं को चुना जाता है, वहाँ की जनसंख्या के लिहाज से उन्हें राष्ट्र की सेवा देनी है सेना में जाकर। लिथुआनिया में 18 से 26 बरस के बीच में आप ही को चुनना है कि 1 साल कौन सी स्थिति होगी जिसमें आप सेना में सेवा देंगे और राष्ट्र सेवा करेंगे। जॉर्जिया में 1 साल आपको सभी नागरिकों को मस्ट है, आपको सेवा देनी है। सीरिया में 18 साल होने के बाद आपको 18 महीने की सेवा देनी है। ब्राज़ील में आप 18 साल के होंगे तो लगभग 10 से 12 महीने आपको सेवा देनी है। स्विट्जरलैंड में 18 से 34 बरस के बीच आपको चूज करना है। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत देश, लेकिन बावजूद इसके आपको चूज करना है 21 हफ्ते तक आपको सेवा देनी ही है, यानी राष्ट्र सेवा, सैनिकों के साथ खड़े होना है। एशिया में 18 महीने सभी नागरिकों को मस्ट है। उत्तर कोरिया सबसे ज़्यादा 11 साल तक पुरुष को और 7 साल तक महिलाओं को सेवा देनी ही है। दक्षिण कोरिया में 21 महीने तक और नौसेना में 23 महीने तक नौसेना में, 21 महीने तक सेना में और 24 महीने वायुसेना में, यानी कुल 5 साल 8 महीने आपको दक्षिण कोरिया में भी सैनिकों के साथ खड़े होना है। और इजराइल में 3 साल तक पुरुष और 2 साल तक महिलाओं को सेवा देनी ही है। ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है? ये मैसेज का मतलब है कि भारत के भीतर हम तैयार हैं कि हम सेना में साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए रास्ता नहीं खुला है। एक परीक्षा होगी और इस देश के जो 2 करोड़ विद्यार्थी से ज़्यादा इस बार आवेदन करने वाले हैं 46,000 पदों के लिए, उसमें से हम सिर्फ 46,000 को ही चुन पाएंगे। क्यों? हमारी इकोनॉमी डावाडोल है और हम अब सिर्फ माल बेचने के तरीकों को खोज रहे हैं।
हमने उस दायरे में सेना को भी लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर खड़ा हो गया जहां पर हम पेंशन और वेतन तक से निजात पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म तरीके से हमारे ऊपर कोई बोझ ना निकल कर आए, और शायद इस परिस्थिति में हम इस देश की इकोनॉमी, इस देश के लोगों के साथ जोड़ सके। ये भाव कतई नहीं है कि इस देश के लोग सेना से जुड़े, उनके प्रति जो सम्मान है वह बढ़े, उनकी जो मुश्किल हालात है उसे समझें, और इस राष्ट्र सेवा के लिए उनके भीतर एक जज्बा और जुनून लगातार बना रहे। ये भाव कहीं नहीं है। भारत के भीतर में ये रोजगार का हिस्सा है, और रोजगार के जरिए एक जो परिस्थिति बनाई जा रही है उसमें सेना के अधिकारियों को अब ये कहना पड़ रहा है, और जो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनकी अपनी उम्र 59 साल है, और फिर भी वह उस ग्लैमर को बताना चाह रहे हैं कि देखिए 4 बरस के भीतर में आपकी जिंदगी में क्या कुछ हो जाएगा। और दूसरी तरफ सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के मंत्री और संगठन के कार्यकर्ता तक बता रहे हैं कि आप सिक्योरिटी की जॉब हम आपको दिला देंगे ना। तो सेना में काम करने जाने वाला शख्स 4 बरस के बाद इस देश में कहीं सिक्योरिटी का काम कर रहा होगा, कहीं पर ड्राइवर होगा, कहीं पर इलेक्ट्रीशियन हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति है? और सैनिकों को लेकर ये 4 साल का जो स्थिति में आकलन किया जा रहा है उसमें टारगेट एक 2030 तक का रखा गया है। उस 2030 को लेकर भी हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया और जानकारी दी कि दरअसल ये 2030 तक तकरीबन 1.25 लाख सैनिक ओरिजिनली सेना में शामिल होंगे, और 1.25 लाख के बाद जो 2.5 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं वो रिटायर हो गए होंगे। अब वो 2.5 लाख रिटायर होने के बाद जब समाज के भीतर घुलेंगे, और अगर वाकई वो ट्रेंड है जिसका दावा किया जा रहा है, तो उसको लेकर आने वाले वक्त में उनका आक्रोश, जो मौजूदा वक्त के बेरोजगारों का आक्रोश है, उससे हटकर तो नहीं होगा। और वो अगर हटकर होगा तो कहीं घातक तो नहीं होगा, और कहीं घातक होगा तो क्या इस देश की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके भीतर पॉलिटिकली प्रभावित करके चीज़ों को अपने अनुकूल बनाने की परिस्थिति में कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पार्टी तो काम नहीं करने लगेगी? ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब कोई दे नहीं रहा है। ये कोई नहीं कह रहा है कि ये राष्ट्र सेवा, सेना में शामिल होना, दरअसल ये हमारे यहाँ एक नौकरी बना दी गई, और नौकरी में भी सुविधाओं को कट किया गया क्योंकि देश की इकोनॉमी इजाज़त नहीं देती है। इसीलिए मानव संसाधन प्रबंधन योजना जो सेना की है उसने इन चीज़ों को क्रिएट किया और बताना शुरू किया कि आपको 4 बरस के बाद, 4 बरस के पहले की चीज़ें साफ हो गई, 4 बरस के बाद आपकी ज़िंदगी में कैसे ग्लैमर आ जाएगा। अगला सवाल जो शायद इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर जब पॉलिसीज़ बनती है किसी भी देश के भीतर में, उस पॉलिसी के फेल होने के बाद किसी पर वो ठीकरा फोड़ा जाता है। जो भारत में आज़ादी के बाद से रहा है उसके दायरे में मंत्री अक्सर आ जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। किसानों का आंदोलन होता है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है कोई नहीं जानता है। उस दौर में जान गए जब तोमर साहब सामने आए। दुनिया के बाजार में जब गेहूं एक्सपोर्ट किया जाने लगा, फिर गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाया गया, भारत के बाजार में गेहूं कम हो जाएगा, इसको लेकर शोर मचा, और जो 5 किलो अनाज भी दिया जा रहा था वह भी नहीं बट रहा था, तो भी इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर पर कोई आंच नहीं आई जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखते हैं। जिस तरीके से मौजूदा वक्त में रक्षा मंत्री, उनको क्या लिया गया कॉन्फिडेंस में जब ये चीज़ें लाई जा रही थी, या फिर ऐलान होने के बाद उनको कॉन्फिडेंस में कि आपको ऐलान करना है और उसके बाद आपको चीज़ों को मनाना है? क्या इस स्थिति में राजनाथ सिंह जी को खड़ा कर दिया गया? और पेट्रोल डीजल की परिस्थिति जब नाजुक हुई तो क्या जो तेल मंत्री हैं उनको कहीं कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है या उनकी कोई महत्ता है? इस देश के भीतर में जो लद्दाख में चीनी फौज आ गई, क्या रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के किसी मंत्री की भी कोई हैसियत है कि वो सामने आकर इस रूप में बता सके? ध्यान दीजिए, तो इकोनॉमी को लेकर संकट आए तो क्या निर्मला सीतारमण को आप दोष देंगे? यानी ध्यान दीजिए, तो स्थिति ऐसी खड़ी की गई कि एक पिरामिड बन जाए और उस पर टिप पर देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो, जो इस देश की तमाम चीज़ों की जानकारी जो मौजूदा वक्त में हो रही है इसको देने के लिए औपचारिकता निभाते हुए राष्ट्रपति से मिलने चले गए। राष्ट्रपति से मिले, कुछ देर बैठे, और एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से मिलते हैं तो वह देश के बारे में जानकारी देते हैं राष्ट्रपति को, और अगर उस दौर में कुछ खास हो रहा हो तो उसकी भी जानकारी देते हैं। तो यकीनन कोई भी प्रोटोकॉल एस्पेक्ट से देखेगा तो मानेगा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ये जानकारी दी होगी कि देश में ऐसा कुछ हो रहा है, और इस तरीके से राष्ट्रपति ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी होगी। अब सवाल
अगला सवाल यह है कि अगर सब कोई सेल्स टीम का ही हिस्सा है और सबको बता दिया गया है कि इस योजना को आपको बेस्ट बताना है, नौकरी करने से पहले, आवेदन भरते समय, नौकरी करने के दौरान 4 साल या उससे पहले 6 महीने की ट्रेनिंग, या फिर उस सुविधाओं को भोगते हुए जो आपको 30 दिन की छुट्टी से मिलकर कैंटीन तक की सुविधा 4 साल के लिए दे देगी, या शहीद होने पर 1 करोड़ रुपया परिवार वालों को दे देगी, इनको बताना। और 4 साल के बाद जब नौकरी आपकी छूट जाए या आप रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा और इस देश के आप बेहतरीन नागरिक के तौर पर जी सकेंगे, इस बात को लगातार परोसना है। इस परोसने की प्रक्रिया में हमारे सामने सबसे पहले देश के रक्षा मंत्री आए, उसके बाद सेना के तीनों अंगों के सेना से जुड़े अधिकारी सामने आए, अब उसके बाद हमारे यहाँ का बीजेपी जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी है उसका आईटी सेल हो या उसके नेता मंत्री हो जो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं वह सामने आ रहे हैं, या उनके जरिए जिन लोगों को खड़ा किया जा रहा है वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद इन सारी परिस्थितियों में मेन स्ट्रीम मीडिया अब सुबह से लेकर रात तक टेलीविजन स्क्रीन पर यही चलेगा कि दरअसल कितनी सुविधाओं से सराबोर है ये, और ये सारी सुविधाएं जब मिल रही है तो विरोध किस बात का और आक्रोश किस बात का। इन परिस्थितियों के ठीक समानांतर कोई सवाल खड़ा ना हो, इस दिशा में लगातार चिंतन मनन होता चला जाएगा। एक आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है इस दौर में, क्योंकि रेल को लेकर जहन में बार बार 2-3 बात आती थी कि भारत के भीतर में सबसे ज़्यादा नौकरियां जो होती है रेलवे डिपार्टमेंट की मिलती है। उसके बाद यह भी सवाल आया कि सेना उसके ठीक समानांतर में है। सेना और रेल दोनों मौजूदा वक्त में जिस बाजार का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है, या रेलवे को तो प्राइवेटाइज करके तकरीबन 90,000 से ज़्यादा नौकरियों को ख़त्म किया गया है, क्योंकि उससे हमको तकरीबन 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा वसूलना है प्राइवेट सेक्टर के हाथों, और अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 97,000 नौकरियां ख़त्म भी की गई हैं। ये भी फैक्ट है। इसीलिए जब रोजगार नहीं बन पा रहा है तो हम रोजगार कहां से बनाएंगे। तो हमने तय किया, सेना और रेलवे दोनों में सरकार ये तय करना चाहती है एक प्रयोग के तौर पर, क्यों ना ऐसा किया जाए, कल तक एक आदमी अगर 20 साल नौकरी करता था तो क्या 10 आदमी 2 साल नौकरी नहीं कर सकता है? 2 साल के लिए तो संतुष्ट होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जो भी पॉलिसी इस बीच में आ रही है, चाहे वो मोनेटाइजेशन की हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन की हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट की हो, चाहे अग्निपथ की हो, चाहे रेलवे को बेचना हो, चाहे किसी भी चीज़ को बेचना हो, वो ध्यान दीजिए उसका टारगेट 2025 तक जा रहा है, यानी 2024 का इलेक्शन बीच में है। 2024 के इलेक्शन को किसी भी हालत में इस देश की जनता के उस मानसिकता से जोड़ना है जहां पर ये बेस्ट गवर्नमेंट के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी नजर आए। सवाल ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर देश का फेल हो गया तो होम मिनिस्टर को कटघरे में कौन खड़ा करेगा। अग्निपथ को लेकर सवाल है तो रक्षा मंत्री को कौन खड़ा करेगा कटघरे में। फाइनेंस एस्पेक्ट, इस देश में महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, बैंकों की स्थिति नाजुक है, एनपीए बढ़ते जा रहा है, तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर को कोई खड़ा करेगा? एग्रीकल्चर को लेकर भी यही सवाल था, क्या कोई खड़ा करेगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर को? जी नहीं। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पूरी सरकार और पूरा सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनली चल रहा है उसके टिप पर जो शख्स बैठा है उसके ही निर्णय, उन्हीं का राष्ट्र के नाम संबोधन और उन्हीं के मन की बात के जरिए चीज़ें सामने उभर कर आएंगी। क्योंकि सारी चीज़ें अगर केंद्रित हो जाएगी तो फिर आप सवाल करेंगे इनका विकल्प कौन हो सकता है। क्योंकि इससे पहले की तमाम सरकारों में हमने देखा है किसी मंत्रालय में कुछ गलत हो तो उस मंत्री पर सीधे सीधे आंच आती है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को याद कर लीजिए, स्वदेशी का नारा लगा, मार्केट इकोनॉमी अपना ली गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म अपना रहे थे, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे, उनकी गद्दी चली गई। जसवंत सिंह को बनाया गया, उनको तुरंत विदेश मंत्री बना दिया गया, यानी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आरएसएस भी नाराज हो गया और इस देश के भीतर भी शोर था। या फिर चले जाइए उस पीरियड में जब हम रेलवे का जिक्र करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस याद कीजिए, जिस समय उन्होंने देश के भीतर में ट्रेड यूनियन के जरिए स्ट्राइक की थी, उस स्ट्राइक ने इंदिरा गांधी की गद्दी को हिला दिया था। ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे कैसे डाइल्यूट होती चली जाए और जो शोर नज़र आ रहा है, 14 तारीख को ऐलान हुआ था
अग्निपथ का, उसके बाद से जो 16 तारीख से, खास तौर से 15 और 16 तारीख से जो हंगामा नेक्स्ट डे से शुरू हुआ, इसकी उम्र कितनी होगी? सरकार इसका अंदाज़ा लगा रही है और उसके लिए शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर सेना के लोग आकर सेल्स टीम के तरीके से बेच रहे हैं कि देखिए अग्निपथ का मतलब ये होता है और अग्निवीर जो होता है वो कॉम्पैटिबली हमारे लिए सबसे बेस्ट सैनिक होगा। ये स्थिति इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को ना सिर्फ बताती है बल्कि देश में कैसा सिस्टम राजनीतिक सत्ता चाहती है, उसके मर्म में क्या वाकई इस देश के सैनिक परिस्थितियों को 26 साल के एवरेज उम्र में लाकर आधुनिकीकरण सेना का करके एक सबसे दुनिया की बेहतरीन सैनिक अवस्था को बनाना है, या उसके ठीक समानांतर सेना से ज़्यादा मुश्किल जब आंतरिक संकट के तौर पर होने लगे तो कहाँ कहाँ नियुक्तियाँ होती हैं, चाहे वो सीआरपीएफ की हो चाहे असम राइफल्स की हो। देश के भीतर के संकट अगर फैलते चले जाएंगे तो क्या नाजुक परिस्थितियों से निपटने के लिए सेना को बॉर्डर से निकलकर देश के भीतर नहीं आना होगा? और वह लोग जो 4 बरस के बाद रिटायर हो चुके होंगे, उनके जहन में जो सवाल होंगे, क्योंकि इस देश में आप कितना पैसा भी रख लीजिए, महंगाई धरी आपके पैसे की कीमत जब कम किए दे रही है तो फिर आपके पास क्या बचेगा? और आखिरी सवाल जो शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम आज की परिस्थिति में एनर्जी को लेकर जिस संकट को भोग रहे हैं, उस एनर्जी का जो बेसिक एस्पेक्ट था, कोयला जो हमारे पास था, आपको जानकर हैरत होगी हम रूस से भी जो कोयला ले रहे हैं वह कई गुना ज़्यादा हमने लेना शुरू कर दिया है। एक आंकड़ा हमारी टीम ने जानकारी दी कि हम लोग जिस स्थिति में आकर पहुंच गए हैं उसमें जो कोयला लिया जा रहा है वह तकरीबन 129 करोड़ रुपए का रोज कोयला लिया जा रहा है। ये डॉलर में पेमेंट होता है, 16.55 मिलियन डॉलर हर दिन दिया जा रहा है और ये अगले 15-20 दिनों तक जारी रहेगा, यानी तकरीबन 331 मिलियन डॉलर, यानी कुल मिला के 2581 करोड़। हमने एक छोटी सी चीज़ बताई क्योंकि उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे हम कल आएंगे। तो इकोनॉमी जब ढहनी शुरू होती है तो उसके रिफ्लेक्शंस जो हैं आप रिफॉर्म में देखना चाहते हैं, जैसे आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म में देखा और अब मिलिट्री या सेना के रिफॉर्म को लेकर आप अग्निपथ को प्रस्तुत कर रहे हैं और वो किसी भी हालत में बिक जाए, लोग उसे हाथों हाथ ले लें। सुविधाओं का पिटारा इस रूप में सेना के अधिकारी खोल रहे हैं जैसे वो सेना के अधिकारी नहीं, एक सेल्समैन है। यही है वाटरमेलन थ्योरी जो किसी भी एमबीए के छात्र को बताई जाती है कि सेल्स टीम को कैसे काम करना चाहिए। तो भारत हर माल को बेचने के लिए किस रूप में तैयार है राजनीतिक तौर पर, यह देख चुके थे। अब वो धीरे धीरे सेना तक पहुंच गया, ये हम और आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।